आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पिछले कई क्लासों में आप पढ़ते आए हैं। जैसे यहाँ पर है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हल्का फुल्का इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको नोटेशन एन है प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज कितना है, कोई भी चीज कितना है और उसको मतलब जितना संख्या हम काउंट करते हैं, गिनते हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो 1 2 3 मार्कर है, तो काउंटिंग जो होता है, गिनती की सभी संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाता है। ठीक है, इसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटिव। उसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। इसको W से, पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए पूर्ण संख्या में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 मार्कर है अभी तक, अगर ये मार्कर हटा देंगे तो मेरे पास एक भी मार्कर नहीं बचा। इसका मतलब है कि इसको शो करते हैं हम शून्य से, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ होगा 0 और 1 0 1 2 3 4 5 6 और ये भी अनंत तक जाता है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में क्या अंतर है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है, जो आपके सामने है। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है और सारा प्राकृत संख्या इसके आगे आकर के लग गया है। ठीक है, अगला है पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको Z से सूचित करते हैं यानी डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन है Z। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये पूर्ण संख्या है ये वाले, इसी को अगर हम यहाँ लिख दे 0 1 2 3 4 5, तो इधर जो है ये इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, जिसको अनंत बोलते हैं। तो इधर प्लस में गया है, इधर माइनस में जाएगा, जैसे -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये इधर जाएगा इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक। तो 0 से दाईं ओर प्लस में जाता है इन्फिनिटिव तक और 0 से बाईं ओर माइनस में जाता है इन्फिनिटिव तक। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। ठीक है, तो ये सब जितना संख्या का संग्रह आप देख रहे हैं प्राकृत संख्या में, ये सब जो संग्रह है, ये प्राकृत संख्या का ये बहुत सारा संग्रह है। ये जितना सारा संख्या का संग्रह बनेगा वो होगा प्राकृत संख्या, और ये जितना संख्या का संग्रह बनेगा ये पूर्ण संख्या होगा, और ये जितना संख्या का संग्रह बनेगा ये पूर्णांक संख्या होगा। उसके बाद है परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसको Q से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्याएं को Q से सूचित करते हैं, इसका नोटेशन है Q। जैसे मान लीजिए कि 2 चॉकलेट है। ठीक है, तो 2 है तो सिंपल 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन 2 चॉकलेट है और उसको फोड़ के आधा कर दिए, तो वो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा 2 चॉकलेट और आधा। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी पूरी 2 चॉकलेट है, एक को फोड़ के आधा भी है अपने पास, तो इसका मतलब हुआ 1/2।
तो यानी 2 पूर्णांक 1/2 मतलब हो गया कि 2 चॉकलेट और आधा को इसे लिखते हैं। इसको पूर्णांक अगर आप तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 1 5 यानी 5/2 आएगा। इसको दशमलव में लिखिएगा तो आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो अपने पास परिमेय संख्या के भी जरूरी परिमेय संख्या की भी आवश्यकता पड़ी, जो क्या होगा, बट्टे के रूप में होगा। आप पिछले कई क्लासों में सबके बारे में पढ़ते आए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इसका हल्का फुल्का बेसिक समझते हैं ताकि अपना बेस बन जाए यहाँ जाने का। ठीक है, यहाँ जाने का बेस बनाने के लिए हम हल्का फुल्का इसका यूज देख रहे हैं और हल्का फुल्का इसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या आपने पिछले कई क्लासों में पढ़े हैं कि परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ पे ये खास बात है कि P होता है पूर्णांक, P जो होता है ये पूर्णांक होता है, यानी सभी पूर्णांक, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। और Q जो होता है ये भी पूर्णांक होता है, Q जो होता है ये भी पूर्णांक होता है, लेकिन सभी पूर्णांक नहीं होता है। ये जीरो के अलावे अब इसका क्या मतलब है भाई, जीरो के अलावे का मतलब हुआ कि आप नीचे में अगर जीरो रख देंगे तो ये जो है इसका हल बहुत ज्यादा निकल जाएगा। जो हम लोग क्या करते हैं उसको जान नहीं पाएंगे। इसका बट्टा में अगर जीरो करेंगे तो इसका हल काफी आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो हम लोग जान नहीं पाएंगे। इसलिए जीरो के अलावे नीचे जो क्यू में होगा जीरो नहीं होगा, यानी जीरो रख देने पर इसका आंसर अनंत बन जाता है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि इसका हल बहुत हो जाता है, इसलिए जीरो नहीं रखते हैं, बाकी बस सारा पूर्णांक रखते हैं। जो पूर्णांक का संग्रह आपके देखिए ऊपर में ये यहाँ पे लिखे हैं, पूर्णांक संख्या यही ना है, जीरो से इधर प्लस में और जीरो से इधर माइनस में, और जीरो भी है। जीरो को प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं, जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो क्यू पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे क्यू है तो क्यू P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या। सिर्फ आपको यहाँ पर हम क्या बताएं कि P जो होगा सभी पूर्णांक होगा, मगर Q पर सभी पूर्णांक होगा लेकिन जीरो के अलावे, यानी जीरो नहीं होगा। तो जैसे यहाँ से हम कोई भी पूर्णांक अगर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम 3 ले लिए तो 3 और बट्टा, और कोई भी चीज बट्टा में दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 दे दिए तो 3/5 हो गया। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परिमेय संख्या। इसे यहाँ पर हम ले लिए 7 और बट्टा में हम दे दिए 2, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इसी में से न ले रहे हैं, P और Q जो होता है पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक में से तो हम ले रहे हैं। देखिए 7 लिए, 5 के बाद 6 7 8 बहुत सारा अंक आएगा, इसी में का एक 7 ले लिए, 2 यहाँ पर है वो ले लिए, क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। क्या माइनस में भी आप ले सकते हैं, जैसे वहां पर है माइनस का 4, ठीक है ले लीजिए, और माइनस का 2 ले लीजिए, ये भी परिमेय संख्या है। ये हालांकि कट भी जाएगा लेकिन ये भी परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे तो जीरो भी परिमेय संख्या है। जीरो पूर्णांक में से जीरो ले लिए, इसके बाद बट्टा में कुछ भी लगा दिए, जैसे 1 मान लीजिए, तो ये भी पूर्णांक संख्या हो गया, ये भी पूर्णांक है। अगर यहाँ से मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 6, तो 6 ले लिए तो ये भी परिमेय संख्या है, बट्टा में तो 1 ले ही सकते हैं। तो ये बात है, यानी कोई भी पूर्णांक संख्या लीजिए और उसके नीचे लगा दीजिए, यूं एक लीजिए उसके नीचे यूं लगा दीजिए, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे देखिए 7 इसमें से कहीं ना कहीं होगा, तो 7 उठाए हैं और उसके नीचे फिर इसी में का 2 लगा दिए हैं। ठीक है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, मतलब बट्टा में आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ से अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको क्यू और इस पर पावर सी है, इससे सूचित करते हैं। इसको पढ़ते हैं क्यू, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, क्यू कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका सूचित नोटेशन है सी पर पावर क्यू। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए आपने
कई क्लासों में पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वैसी संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जैसे कैसा संख्या होगा जो p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकेंगे, तो देखिए p बटा q के रूप में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेंगे रूढ़ 2, तो रूढ़ 2 जो है ये रूढ़ 2 इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर p बटा q के रूप में एक मानेंगे तो हो ही जाएगा, तो p ऊपर हो गया और q नीचे हो गया। लेकिन आपको ये बात भी तो अभी बताए हैं कि p जो होता है ये पूर्णांक होता है और q भी पूर्णांक होता है। सही बात है, आपने सही सुना। देखिए ये q है, q में q क्योंकि इसके बट्टा में एक है तो q बट्टे में ना है नीचे, तो q का मान एक है, तो q और p चाहे p q क्या है, पूर्णांक है दोनों। तो पूर्णांक देखिए q का मान जो एक है तो पूर्णांक सही में है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन p का मान रूढ़ 2 है, पूर्णांक संख्या में कहीं रूढ़ 2 है नहीं है, इसलिए ये रूढ़ 2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। इसका हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हम लोग मोट हम लोग इस जो अपना टॉपिक है उस पर पहुंचना चाह रहे हैं, इसका ओवरऑल व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से p बटा q, तो p बटा q के रूप में रूढ़ 2 p बटा q के रूप में नहीं ना है, यानी ये अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पर लीजिए रूढ़ में 5, ठीक है, तो रूढ़ में 5 ये अपरिमेय संख्या है। एक बट्टा में मान लेने से थोड़ी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि p और q यहाँ पर परिमेय संख्या कब होता है, परिमेय संख्या तभी होगा जब उसका p और q दोनों पूर्णांक होगा। यहाँ पर बताइए रूढ़ 5 p का मान हुआ रूढ़ 5 और q का मान हुआ 1, तो p का मान रूढ़ 5 देखिए रूट 5 कहीं पर है पूर्णांक में, कहीं पर नहीं, इसके कारण अपरिमेय हो गया। उसके बाद दशमलव में भी होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2.35793412, मतलब ये जो है ये दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है उसका कोई सिस्टमेटिक क्रम ही नहीं है, ये बिखर रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या माना जाएगा। परिमेय में भी दशमलव में होता है, जैसे यहाँ पर हम दशमलव में लिखे ना, जैसे चॉकलेट का बात किए दशमलव में लिखे थे इसको, तो दशमलव के बाद अंक यहाँ फिक्स है कि 5 है, इसलिए ये परिमेय होगा। अगर आप ये दशमलव हटाएंगे तो एक कितना होगा, एक और एक अंक दशमलव के बाद देखो 0, तो यानी 25/10 ये परिमेय हुआ कि नहीं बताइए। पूर्णांक p और q, p का मान हो गया 25 और q का मान होगा 10, क्योंकि पूर्णांक में तो आएगा कहीं ना कहीं, तो ये क्या हुआ, परिमेय हुआ। तो देखिए दशमलव के बाद अगर अंक फिक्स हो जाए और ये रिपीटेशन हो जाए तो होगा, और दशमलव के बाद अंक का पता नहीं चलता है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद है अपना वास्तविक संख्याएं, जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये सारा संख्या जो हमने पढ़े, ये सारा संख्या हमने पढ़े, ये सारा वास्तविक संख्या में आ जाएगा। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, 1 2 3 4 को इसको पहले भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हम यहाँ पे आएंगे जो अपना मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम भाग दे रहे हैं, तो ये है 24, यानी 7 ये कैसे लगेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 6 30 यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 चौका 12 लगेगा, तो यहाँ पे कट भी जाएगा यानी 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 से भाग लगाना है 3 में, तो देखिए हम लोग तो दशमलव वाला भी भाग सीखते हैं, लेकिन दशमलव में यहाँ भाग नहीं देना है, तो दशमलव में भाग नहीं देना है तो 4 कहीं 4 भी तो बेसी हो जाएगा, यानी 4 में 1 से 4 के पहरा अगर हम 1 दा पढ़ते हैं तो 4 आ रहा है, 4 के पहरा अगर हम 2 दा पढ़ते हैं तो 8 आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। तो ये दोनों तो लगेगा नहीं, तो इससे कम पढ़िए ना, इधर प्लस में पढ़ रहे हैं तो उसका अपोजिट भी पढ़िए, माइनस में पढ़िए। 4 में 0 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 0, 4 में -1 से गुना करिएगा तो -4 आएगा। ठीक है, हम ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो 0 मरते 4 का पहरा 0 मरतबे पढ़ेंगे, तो यहाँ से 0 लगेगा तो अपने पास 3 बचेगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 24 बराबर 7 गुने 3 + 3,
लिख सकते हैं बिल्कुल, जो हम लोग छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते हैं। ये इस तरह से 24 है तो 24 बराबर 7 गुने 3 गुने जोड़ 3। इसे चेक भी हो जाता है कि भाग सही है कि गलती है। उसके बाद सारा को हम इसी तरह से लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर है अपने पास 31, इसको लिख देंगे 31 बराबर 6 गुने 5 प्लस 1। फिर इसको लिख देंगे 12 बराबर 4 गुने 3 प्लस 0। फिर इसको लिख देंगे 3 बराबर 4 गुने 0 प्लस 3। लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा समझना है कि इसको हम लोग बोलते हैं हमेशा भाज्य, भाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ये है शेषफल। तो यहाँ से 24 जो है एक्चुअल में 24 भाज्य न है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाज्य बराबर 7 क्या है, भाजक है, तो भाजक गुने 3 क्या है, भागफल, तो भागफल प्लस, और ये फिर 3 नीचे वाला क्या है, ये शेषफल है, शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, जो कि हम छोटे कई क्लासों में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है इसी को तो हम ये लिखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये भाग जो दिए हैं, इस भाग दिए हैं तो जो आया है ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, और ये इसका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ए, भाजक को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसको ए बोला जाएगा, भाज्य को ए बोला जाएगा, इसको बोलेंगे बी, भाजक को बोलेंगे बी, भाजक को बी बोलेंगे और भाज्य को ए बोलेंगे। अब यहाँ पर है भागफल, भागफल को क्यू बोलेंगे और शेषफल को आर बोलेंगे, किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है भाज्य को आप कह रहे हैं कि ए बोलेंगे, तो भाज्य को ए भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा भाजक, भाजक को क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा गुने और भागफल, भागफल को क्या बोल रहे हैं, क्यू बोल रहे हैं, तो क्यू प्लस, प्लस है तो प्लस, शेषफल को क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, तो आर हो जाएगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आया ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपको यहाँ पर लिखल दिख रहा है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए हम भाग जो दिए हैं, भाग 1 2 3 4 भाग दिए हैं और सब अलग अलग है। तो देखिए हम भाग जो दिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अब ध्यान दीजिए, शेषफल सब में आया है, कहीं पर हो कट गया हो, लेकिन आया है, मगर सब में कुछ ना कुछ आया है शेषफल। देखिए शेषफल जो है, शेषफल को आर बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर शेषफल 3 आया है, तो 3 आया है, तो 3 जो है ये 3 ये क्या है, 3 जो है मतलब देखिए ये बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शेष जो आया है 3, तो जिससे भाग दिए हैं उससे छोटा आया है, हाँ आया है, इसका मतलब है कि हम जो भाग दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। अगर यहाँ पर 12 आ जाता, जिससे भाग दिए हैं उससे अगर शेषफल 12 आ जाता, तो यहाँ पर क्या उसका मतलब क्या हुआ, शेषफल अगर 12 हो जाता तो इसका मतलब भाग एक दफा और जाता, हम लोग यहाँ पर एक दफा कम भाग लगा दिए हैं, इसके कारण यहाँ पर शेषफल ज्यादा आ रहा है। तो शेषफल छोटा आ रहा है तो हम लोग भाग बिल्कुल सही दिए हैं, तो शेषफल छोटा आ रहा है, तो ये क्या है, ये जो है 7 से छोटे न है, जिससे हम भाग दिए उससे छोटे न है, तो 3 को आप 3 तो शेषफल है, शेषफल को तो हम आर बोलते हैं, तो आर जो है आर, देखिए ऐसा का मतलब हुआ कि 12 है, तो 12 है तो 7 बगल नहीं घूमल, तो 7 12 है या 3 छोटा है, इसका मतलब हुआ। तो 3 को तो आर बोलते हैं क्योंकि शेषफल तैयार हो गया, और ये 12 7 को बोलते हैं बी, 7 जो है ये भाजक है, इसको बी बोलते हैं, तो बी है। तो यहाँ सब क्या समझे कि आर का मान जो होगा वो बी से
छोटा भी होगा, ठीक है। लेकिन देखिए आगे इसमें देखिए ना, इसमें भी आर का मान देखिए, आर का जो मान है इसी को ना आर बोलते हैं। क्या बोले, इसको ए बोलिएगा, इसको बी बोलिएगा, इसको क्यू बोलिएगा, इसको आर बोलिएगा। अब ये ना लिखे हैं, हिंदी में नहीं बोलना है आपको, इसको हिंदी में बोलिएगा तो भाज्य हुआ, भाजक हुआ, भागफल हुआ, शेषफल हुआ, लेकिन इसे नहीं बोलना है। इसे बड़ा बड़ा लिखने के स्थान पर छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये बोलेंगे। तो यहाँ भी तो आप अगर देखिए ठीक से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये आपका 1 है और ये आपका 5 है। तो 1 जो है 5 से छोटा ना है, 5 बड़ है तो 5 के तरफ बड़ा का निशान मुंह खुल गया, 5 बड़ा है 1 छोटा है, तो 1 जो है शेष फल है, इसको आर बोलिएगा और बड़ा, और ये क्या हो जाएगा 5 मतलब बी, तो बी से छोटा ही होगा ना आर, या कहिए आर से बड़ा है बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है कि आर का मान जो है यहाँ 0 आ गया है, तो 0 आया है, तो जिससे हम भाग दिए हैं, 3 से भाग दिए, उससे छोटे ना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 आया है, तो यहाँ पर 3 आया है, तो हम देखिए यहाँ सब शेष फल यहाँ से यहाँ तक हम सबका देखिए, शेष फल यहाँ से यहाँ तक हम देखिए, अपने को क्या पता चला, आर का मान कभी कभार 0 भी आ सकता है, जो आपके सामने है, आर के मान कभी कभार 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 12 हो जाएगा आर के मान, क्योंकि 0 से बड़ा है कि नहीं देखिए, और 0 के बराबर भी है आर का मान, ठीक है। 0 कभी कभार तो 0 भी ना आए, देखिए ना भाग दिए थे पर 0 भी आया है, तो 0 आया है तो 0 के बराबर आर का मान हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है। अगर उपहारा में आ गया तो कट गया, तो 31 देते हैं या 0 देते हैं, बराबर बात ना है। तो 0 जो है आर के बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि 0 से तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 0 से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पर 0 से बड़े ना है, 0 है या 3 है, तो 0 जो है आई 3 है, तो 0 से बड़ा ना 3 हो गया, 1 है यहाँ पर, तो 0 से बड़ा ना 1 हो गया, यहाँ पर 3 है तो 0 से बड़ा ना हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 0 से 12 आर के मान होगा, लेकिन बराबर भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा 20 से छोटे होएगा। बी मतलब भाजक, तो भाजक से छोटा ही ना होगा, तो ये हुआ इसका मतलब कि शेष फल जो होगा, हमेशा जो शेष फल यहाँ आया है या फिर यहाँ आया है, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। आर का मान शेषफल जो है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 20 से छोटा हो सकता है। इसी को ना ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 आर का मान 0 से 12 या बराबर, लेकिन 20 से छोटा होगा, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या समझे, अब देखिए, अब जो परिमेय अभी हम नहीं पढ़े हैं, अभी परिमेय को हम पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो यूज लिए हैं सो आपको एक बार बताए हैं। तो ये सब जो लिखा हुआ है वो यहीं से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम परिमेय को पढ़ रहे हैं। देखिए परिमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक तो आप जानते हैं कि 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इनमें -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4। लेकिन ये धनात्मक बोला है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। धनात्मक बोला है तो ये तो मिटा दीजिए, धनात्मक बोला है तो सिर्फ धनात्मक वाला न लेना है अपने को। तो धनात्मक वाला बोला है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो ए के मान और बी के मान जो होगा, ए और बी दो है, दो व्यक्ति है यहाँ पर ए और बी, तो ये दो है, तो धनात्मक पूर्णांक में से ही ए और बी का मान लेगा। तो ए और बी का मान लेगा धनात्मक पूर्णांक में से, तो माइनस वाला थोड़ी यहाँ पर अपने वो काम का आएगा, नहीं आएगा। धनात्मक वाला सिर्फ लिखे हैं 0 1 2 3 4 5। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, तो दो धनात्मक पूर्णांक देखिए यहाँ पर सिर्फ अपने पास एगो 7 था, एगो 24 था, जो ब्लैक वाले मार्कर से लिखा हुआ है, देख लीजिए 7। यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक 5 है और 31 है। यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक 3 है और 12 है। यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक 4 है और 3 है। तो इसी से ना हम इतना सारा जो है, इतना सारा काम किए हैं। यह दो धनात्मक पूर्णांक से ना किए हैं, माइनस में कहीं पर लिए हैं, नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए दो ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर
अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। अद्वितीय Q और R विद्यमान है। अद्वितीय का मतलब कि Q और R सिर्फ और सिर्फ अकेला होगा, केवल एक होगा। विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R जो होगा, A बराबर BQ प्लस R मतलब ये जो भाग दिए हैं, जो आपको यहाँ पर बताए हैं, वही है A बराबर BQ प्लस R। 0 से बड़ा या बराबर होगा R का मान, लेकिन B से छोटा होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ गए कि जैसे यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 बट्टा मान लीजिए 10, या हो सकता है 2 बट्टा 4, या हो सकता है 11 बट्टा 5। तो कोई बड़ और छोट कोई पहले ने ना बोला है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए ना, हम बड़ से छोटे में भाग लगा, दशमलव वाला में कहीं बोला है, दशमलव में भाग लगाने के लिए कहीं बोले में नहीं किया है, देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो बड़ छोट का कोई रोल नहीं दिया है, हम ऊपर में बड़ लिख दे या नीचे में लिख दे, ऊपर नीचे कहीं पर भी बड़ लिख सकते हैं, तो बोला नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 4 से 3 में भाग दे दिए। ठीक है, तो ये इसका जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या था, दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि सिर्फ धनात्मक ही होगा, ए का मान कोई भी होगा, माइनस में आप नहीं ले सकते हैं 5 बट्टा 4, कहीं पर देखिए माइनस में हम लिए हैं, कहीं पर माइनस में भाग नहीं दिया गया है, तो इसलिए माइनस का नहीं होगा, धनात्मक बोला है। के बारे में बता दिए। यहाँ पर यह है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, खत्म थोड़ी होगा, जितना आप गिनती करते हैं सब आ जाएगा, और इसमें 0 भी आता है। पूर्ण संख्या वही ना हुआ जो इससे पहले उसके बारे में जो हम लोग समझे थे। तो देखिए पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। अब समझिए पूर्ण संख्या Q और R बोला गया है, तो Q अपने पास जो है, देखिए यहाँ पर देखिए आपको सब लिखे हुए हैं, देखिए ये हुआ Q का मान और ये हुआ R का मान, अरे कौन ना जोड़ दे रहा है, पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं Q और R सब में देखिए ना, ये हुआ आपका Q का मान, ये हुआ R का मान, देख लीजिए सब में देखिए, तो Q का मान 4 है, यहाँ पर R का मान 0 है, Q का मान यहाँ 0 है, R का मान 4 है, यहाँ पर देखिए Q का मान 6 है, R का मान 1 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर Q का मान 3 है और R का मान 3 है, Q का मान 3 है, R का मान 3 है, हो सकता है बराबर हो जाए, Q और R बराबर हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर हो गया तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से वही बात लिखा है कि Q और R पूर्ण संख्या हो, तो Q और R का वैल्यू जहां जहां है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं, आप देखिए Q का मान यहाँ पर देखिए 0 आयल है कि नहीं, तो 0 पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं, तो 0 है, ये पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, तो Q के मान यहाँ 0 है कि नहीं, यहाँ R का मान 3 है कि नहीं, यहाँ Q का मान 4 है, यहाँ R का मान फिर 0 है, तो Q और R पूर्ण संख्या होगा। ये बात यहाँ विशेष ध्यान देना है कि Q और R जो होगा ये पूर्ण संख्या होगा, कब, जब दो धनात्मक पूर्णांक को हम भाग देते हैं, तो ये सब सिचुएशन आके बनता है, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, तो इसका ओवर जो जितना ओवरऑल व्यू था बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम आपको बता दिए हैं। तो पढ़ने का सही तरीका होता है बारीकी से हर एक चीज को समझना, हर एक बात के बारे में समझना कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे मान लीजिए कि हमको यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या पढ़ाने के लिए तो उतना नहीं हो करते तो हो जाता है, 2 भाग दे देते, 1 भाग में काम चल जाता है, लेकिन हर एक चीज को लॉजिकल पढ़ने के लिए आपको थोड़ा डीप करना होता है, इसलिए ये सब जितना बताए हैं यही सब था यूक्लिड विभाजन परिमेय का। उदाहरण नंबर 1 है 40 52 और 12 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अपने को इसका HCF इसका और इसका ज्ञात करना है। तो काफी सिंपल सा काम है जो आप बचपन में सीखते हैं, देसी जो भाग देते हैं वही है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए ये 12 अंक यहाँ लिखेंगे और ये छोटा से भाग देंगे, हमेशा फिक्स रहेगा पैटर्न, और भाग यहाँ लगा दिए, 3 मरते लगा है, तो 3 मरते लगाने के बाद शेषफल इतना आया है, तो फिर इसको जो शेषफल आया उसको घेर देना है और ये जो है यहाँ उतार देना है, क्या मरतबे लगेगा फिर लगा देना है, जितना शेषफल आएगा उसको फिर घेर देना है, यहाँ वाला अंक यहाँ लिख देना है, और जय मरतबे लगेगा वहाँ लिख देना है, जो फिर शेषफल आएगा उसको घेर देना है और यहाँ वाला यहाँ लिख देना है, जय मरतबे आएगा फिर यहाँ
यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको घेर के यहाँ वाला लिखना। यूं इसी प्रकार यहाँ तक करते आइएगा जब तक न कट जाए। यहाँ पर कट गया है तो यहाँ तक ये बन गया, ठीक है। जहां तक जब तक ना कटे तब तक आप इसको भाग को छोड़ना नहीं है, जब तक नहीं कटे तब तक इस भाग को छोड़ना नहीं है। यहाँ ये कटा है 4 से, इसका मौसा 4 हुआ। और मेन बात आपको लिखना है कितना चरण में भाग इसका खत्म हुआ है। तब चरण लगा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 चरण लिखा हुआ है, देख लीजिए। जो है पहले है 12,576 बराबर, जो हम आपको पहले ही समझा दिए थे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आने से पहले जो 2-4 भाग दिए थे जिसमें हम समझाए थे, उसी तरह से चरण लिखना है कि ये बराबर ये गुने ये प्लस ये, सब में ये बराबर ये गुने ये प्लस ये बराबर ये गुने ये प्लस ये जो है फिर ये बराबर ये गुने ये प्लस ये। उसी प्रकार सबको जितना 7 बार भाग लगा है 7 चरण में लिखा गया है, ठीक है। पहला में जो है 12,576 बराबर ये गुने ये प्लस ये, जिसको बोलते हैं ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही है, ठीक है। वही यहाँ से लिखा गया है। तो ये पूरा यहाँ तक कर देना है, लास्ट में लिख देना आपका HCF 4 है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसलिए हम बना करके आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से करिएगा। और एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए ये VVI है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप अगर डायरेक्ट कर पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये वाला जो है ना ये भाग आप रफ में भी दे करके ये लिख दीजिएगा तो आपका इस पर नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, क्योंकि नंबर इसी का है बल्कि इसका नहीं। ये आप रफ में भी दे करके सिर्फ ये खाली लिख दीजिएगा ना तो इसका नंबर है, बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है, बस इसी का नंबर है, इसका कोई नंबर नहीं। ऐसा मत करिएगा कि ई लिख दीजिएगा, ई लिख में नहीं करिएगा तब का 0/0 हो जाएगा, समझ गए। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये भी जोड़े बना करके ये लिखिएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन ये जो है ये नहीं भी बनाइएगा और ये बना दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, इस पर नंबर आपको दे देगा। तब ऐसे ही बनाइएगा सिस्टमेटिक, ठीक है। इसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल था।